हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की जो पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस की जो सीरीज़ है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली हमारा जो भी इसमें सीरीज़ चलेगी वो बेसिकली रिलेटेड होगी क्वेश्चन एंड आंसर्स से। ठीक है ना। तो जो भी हम एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको सॉल्व करने में या जो आपको आइडिया लगाने के बाद कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बट आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते, उसके लिए ये मैं सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से फिर 6th 7th क्लास की 8th क्लास के आगे हम बनाकर चलेंगे। तो जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहता है उसके हिसाब से वो बन जाएगी। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कहते हैं फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, कि भाई आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती। डाइवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ाई है इस चैप्टर में। मैं ये मानकर चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपने ये चैप्टर समीर के बारे में जो स्टोरी है और बाकी सब चीज़ें वो एक बार पढ़ ली होगी। ठीक है। और अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स में भी कोई दिक्कत आता है तो मुझे आप अलग से कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए, अब जैसे ये क्या बोलता है क्वेश्चन, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, मतलब जब आप भी बाहर जाते हैं तो क्या आप पहनना पसंद करते हैं, इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं या आपको अलग तरीके की ड्रेसेस पसंद आती है, तो इसमें आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। एट होम आई स्पीक इन, जब आप घर पर होते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, इंग्लिश प्रेफर करते हैं, हिंदी प्रेफर करते हैं, यहाँ पर वो आप लिख सकते हैं। माई फेवरेट स्पोर्ट, आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट होगा, बास्केटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो सकता है। ठीक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई मुझे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। या फिर आप लिख सकते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह पढ़ना, जैसे महात्मा गांधी जी की आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़नी अच्छी लगती हो तो ये चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है नेम द 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जब आपने ये समीर की एक स्टोरी पढ़ी थी अभी आपने, तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो एक समीर था, अगर हम समीर एक कर देते हैं और समीर दो कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये पूछना चाह रहा है कि आपने स्टोरीज तो पढ़ ली है बट आप उसमें क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा समीर एक जो था वो तो स्कूल जाता था। ठीक है ना। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। ये अगर हम कहें तो ये समीर स्कूल जाता था और ये समीर टू स्कूल नहीं जाता था, इसको इसके बारे में पता भी नहीं था, ये तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर सेलर था। ठीक है। अच्छा, फिर समीर एक क्या था, अगर हम रिलीजन के स्पेसिफिकली बात करें तो समीर एक हिंदू था और समीर दो एक मुस्लिम था। ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या था, ये अगर हम बात करें तो समीर एक वेल वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है ना। और जबकि समीर टू क्या था, वो तो सिर्फ अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए पैसा कमाता था। ठीक है। तो यही आप डिफरेंसेस इसमें लिख सकते हैं। डिड द डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, अब कि भाई, और ऑफकोर्स ही बात है फ्रेंड्स, जब आपका स्टेटस थोड़ा सा बदल जाता है तो आपको फ्रेंड्स बनाने में भी उसमें इशू आ जाता है। ठीक है। जो कि आना नहीं चाहिए बट वो आ जाता है। चलिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने बताया कि जो समीर एक था वो हमारा हिंदू था और समीर दो हमारा मुस्लिम था। तो क्या इन दोनों के फेस्टिवल्स बनाने के तरीके में बड़ा डिफरेंस रहेगा, फ़र्क रहता है क्या। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट अ स्टोरी डिस्क्राइब दिस। ठीक है ना। क्या आपको इस तरीके के दोस्त बनाना पसंद है जो कि आपसे बिल्कुल अलग हों। ठीक है ना। तो हम फेस्टिवल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि जो समीर एक है। ठीक है ना। तो जो समीर एक है वो हिंदू है, तो वो कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाएगा, होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इस तरीके के फेस्टिवल्स वो बनाएगा। अच्छा, और जो समीर दो है वो क्या बनाएगा, समीर दो आपका ईद बनाएगा, बकरी ईद बनाएगा। ठीक है ना। मुहर्रम बनाएगा और प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे बनाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हैं आप। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, क्या है, मेक अ लिस्ट, आपको फूड की लिस्ट बनानी है दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो भी आपके फूड्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, उसको आप बताइए। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग, मतलब आपकी जो मदर टंग है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अलावा कोई लैंग्वेजेस बताइए। ठीक है ना।
तो बेसिकली फूड के बारे में अगर हम बात करें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो जैसे कि आपने, अगर फ्रेंड्स आपको लोगों को आइडिया होगा कि जो कश्मीर में कहवा टी बनती है, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे बनती है? कश्मीर में। तो ये आप लिख सकते हैं कि भैया कहवा टी बनती है हमारी कहाँ पर? कश्मीर में। और पंजाब, जैसे अगर आपने इधर नॉर्थ साइड में देखेंगे पंजाब में, आई थिंक पंजाब में बनता है आपका सरसों का साग, सरसों का साग, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान में बनती है मक्का दी रोटी, राजस्थान में आपकी बनती है मक्का दी रोटी, ठीक है। और बाकी इसी तरीके से आपका वेस्ट बंगाल का जैसे स्वीट डिश होता है रसगुल्ला, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। साउथ में आपको पता है, साउथ में इडली डोसा चलता है, इडली डोसा, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और बात रही लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेजेस जैसे कश्मीर में बोली जाती है डोगरी, ठीक है, पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, और गुजरात में बोली जाती है गुजराती, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। बंगाल में आप लिख सकते हैं बंगाली बोली जाती है, वो सब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब ये क्या कह रहा है, इमेजिन दैट यू आर अ राइटर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद ही इसमें लिखना होगा। जनरली जो एक बेसिक सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, और जिसमें आपको अपना वो लगाना है एक तरीके से एनालिटिकल माइंड, तो वो आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट, तो आप अपने हिसाब से एक स्टोरी या ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर, ठीक है ना। तो इसमें आप अपने स्कूल के टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं कि मैम इसमें हमारे आप हेल्प कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये हो गया आपका इंडिया, अच्छा आई थिंक पहले ही हम चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहता है, आप पता है ये लुक एट द मैप, आपको अपना, आपके पास मैप होगा, मैप ऑफ इंडिया इन एटलस, वो देखिए, एंड लोकेट द केरला एंड लद्दाख, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स मैं बेसिकली बात करना चाहूँ तो जो केरला है वो आपका इधर है, और जो लद्दाख है वो कहीं ना कहीं इधर पड़ता है आपका, ठीक है, नॉर्थ में। तो क्या कहना चाहता है कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड यू लोकेट केरल एंड लद्दाख, कैन यू लिस्ट 3 वेज, कोई 3 रास्ते बता दीजिए इन विच डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दीज 2 रीजन वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। मतलब कि उनके खाने में, उनके पहनने के तरीके, कपड़े में, और उनके काम करने में, तीनों में चीज़ों में फ़र्क है। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या हो गया, केरल जो हो गया वो बिल्कुल आपका साउथ में हो गया, जो कि साउथ कोस्ट में, अगर आप हम बात करें कि भाई ये पानी के पास हमारा एक राज्य है, ठीक है। उसी तरीके से एक लद्दाख, लद्दाख क्या है, लद्दाख हमारी एक यूनिट टेरिटरी है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में, इन तीनों के हिसाब से डिफरेंस हमारे को बताने होंगे, तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्लोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा फ्रेंड्स, जो भी आप कुछ ये वीडियो देख रहे हैं, आप उसको प्लीज़ हाथ के थोड़ा सा जो भी नोटिंग है वो भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए तो जैसे फ्रेंड्स अगर हम फूड की बात करें तो फूड के आपका केरल में, केरल में और लद्दाख में, ठीक है ना। तो केरल में फूड किस तरीके का चलता है फ्रेंड्स, केरल में जब मैंने आपको बताया सी के पास है तो वहाँ पर क्या चलता है, और पानी है तो फिश एंड राइस वहाँ पर बहुत खाया जाता है। उसी तरीके से अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एक तरीके से हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, तो उसके अंदर हमारे को मीट वगैरह है और मिल्क वगैरह भी खूब मिल जाता है, क्योंकि गाय वगैरह वगैरह वहाँ पर सब मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर हम क्लोथ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लोथ्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो केरल का टेम्परेचर है, देखिए फ्रेंड्स, ना तो वो ज़्यादा गर्म होता,
ठीक है ना, ना तो ज़्यादा गर्म होता और ना ही वो ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है ना। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो लाइट कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में आपको जैसे पता है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, कोल्ड रहता है टेम्परेचर, तो उसी की वजह से वहाँ पर ज़्यादातर स्नो भी रहती है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। तो आप लिख सकते हैं लद्दाख के लोग वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन टाइप की मिल जाएगी कि भाई हम आंसर्स में क्या लिखें, ठीक है ना। तो आपको इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क आइडिया मिल जाएगा जिससे आपको कोई इशू ना आए। अब वर्क की बात करें तो वो वर्क क्या क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स केरल के लोग तो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, फिशिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से लद्दाख के लोग क्या करते हैं, लद्दाख के लोग ट्रेडर बन जाते हैं, शीप से वूल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, शीप से वूल कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सब इनके बिजनेस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए जो नेशनल एंथम है वो हमारा क्या है आपको पता होगा, नेशनल एंथम इज़ जन गण मन, जो आप पढ़ते हैं और जो आप प्रेयर वगैरह में भी बोलते हैं। और जो एक नेशनल सॉन्ग के बारे में भी आपने सुना होगा, नेशनल सॉन्ग जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था हमारा, ठीक है ना, वो हमारा डिफरेंट है। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल एंथम की, ठीक है ना, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। नेशनल एंथम कंपोज बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। वाट वे दैट इज नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी, मतलब कि भाई आप जब ये जन गण मन करते हैं तो इससे हमारी कंट्री की यूनिटी, एकता को कैसे हम इसमें मानकर चलते हैं कि हमारी एकता को कैसे दिखाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए इसलिए दिखाता है क्योंकि इंडियाज़ की जो यूनिटी है और सोवेरेनिटी है उसको ये हमारा नेशनल एंथम प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा उसमें आता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो मतलब हम सारे अपने जो राज्य को है वो अपने एक लेकर चल रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक यूनिटी बताता है। नेशनल फेस्टिवल्स हो गए उसको एक करता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल गेम्स हो गए, आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो गए, उस चीज़ को ये प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो यूनिटी की तरफ हमारे को बताता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन है, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कितनी लंबा बना है, अभी 12 मिनट्स का ही हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा डिस्कस कर लेते हैं, कहते हैं ड्रॉ द लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। मतलब क्या कहना चाहता है, कहता है कि जो भी डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं आपकी, ठीक है ना, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो गई और रीजनल मतलब क्षेत्रीय, मतलब कि भाई जैसे कि आपका नॉर्थ में कौन कौन से फेस्टिवल बनते हैं, आपके साउथ में कौन कौन से फेस्टिवल बनते हैं, ठीक है ना, फिर ईस्ट में कौन से फेस्टिवल बनते हैं, वेस्ट में कौन से बनते हैं, और इसी तरीके से जो कम्युनिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट किस, भाई सिख का क्या है, हिंदूज़ कौन कौन से फेस्टिवल बनाते हैं, मुस्लिम कुछ तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करे हैं और कुछ इनमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे फ्रेंड्स आपको पता होगा जैसे समीर एक था, होली कौन बनाता है, होली हिंदूज़ बनाते हैं, ठीक है ना। ईद कौन बनाता है, ईद मुस्लिम बनाते हैं, ठीक है ना। क्रिसमस कौन बनाता है, क्रिसमस क्रिश्चियन बनाते हैं। और उसी के साथ रक्षाबंधन कौन बनाता है, रक्षाबंधन हिंदू बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसके आंसर्स में हम ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं एक्सपेक्ट करूँगा फ्रेंड्स, मैं सिंपल सिंपल चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे अच्छा लग रहा होगा तो उस हिसाब से फिर आगे चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ, कि क्या जो ये डाइवर्सिटी है जी, तो हमारी कंट्री में इसको, इससे आपको रहने में और आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है, या फिर थोड़ा सा इससे आपको परेशानी होती है। देखिए जितनी भी रिच हेरिटेज हो गई आपकी डाइवर्सिटी, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, आपको ये सारा चीज़ें देखने को मिलता है कि भाई मुस्लिम लोग ईद कैसे बनाते हैं, हिंदू लोग होली कैसे बनाते हैं, रक्षाबंधन किस तरीके से बनाते हैं। तो सिर्फ एक यही कंट्री है फ्रेंड्स जिसमें आपको ये सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करने का मौका मिलता है, ठीक है ना।
तो आपको डिफरेंट डिफरेंट खाने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे सेवइयाँ के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती है फ्रेंड्स कि आपको जब डाइवर्सिटी मिलती है तो अब आपके कंट्री में अगर एक ही रिलीजन होगा तो सिर्फ आप उसको ही देखेंगे, ठीक है ना, आपको अदर रिलीजन के बारे में नहीं पता चल पाएगा। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें आपको बाकी सब रिलीजन के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपकी लाइफ में एड्स कर देते हैं। ये जब आप लिखेंगे अपने आंसर में तो आपका एग्जामिनर पे भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डू यू थिंक दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट द इंडियन यूनिटी? अब फ्रेंड्स आपको पता है नेहरू जी, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे कंट्री के फर्स्ट क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बात लिखी थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसके बारे में आपको क्या तात्पर्य है, आपको क्या इससे समझ में आता है। तो बेसिकली वो कहना चाहते थे कि देखिए हमारी ये कंट्री है, इसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है ना। हम तरह तरीके का फूड खाते हैं, अलग अलग तरीके का, कोई नॉर्थ में अलग तरीके का खाना खाया जाता है, साउथ में अलग तरीके का खाना खाया जाता है। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है ना। हमारे जो घर की कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, हाउसेस वगैरह, वो भी अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि असम वगैरह में लोग वुडन के घर में रहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप वैसे देखते हैं कई लोग मड हाउसेस में रहते हैं, कई लोग पूरा सीमेंटेड हाउसेस में रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें डिफरेंस होता है, ठीक है ना। फिर सबका अलग अलग काम है, कोई ऑक्यूपेशन करता है, कोई टीचिंग करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने कंट्री में देख कर चलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, तो वो यही कहना चाह रहा है, आप इसको इसी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियन वाला बाग मैसाकेयर। फ्रेंड्स जो ये जलियन वाला बाग मैसाकेयर था 1919 में हुआ था, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। 1919 में, एक सेकेंड, 1919 में हुआ था। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये हुआ था हमारा 1919 में, ठीक है। तो अब 1919 में हुआ था, तो इसमें बेसिकली क्या हो गया था फ्रेंड्स, इसके अंदर जनरल डायर ने बहुत से इनोसेंट पब्लिक पर, जैसे कि जिसमें हमारे वीमेंस हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ओल्ड एज पर्सन हो गए थे, उनके ऊपर गोलियां चलवा दी थी विदाउट एनी वार्निंग। तो ये एक मैसेकेर मतलब बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो उसमें जो आपने पोएम पढ़ी थी वही लिखी हुई थी, ठीक है ना, जिसके अंदर ये फ्रेंड्स एक ऐसा जलियांवाला मैसेकेयर था जिसके अंदर बोथ हिंदूज का भी और मुस्लिम्स का भी खून बहा था, ठीक है ना। इट इज़ अ ब्लड शेड ऑफ, लिख सकते हैं आप, इट इज़ अ ब्लड शेड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है ना। ब्लड शेड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है ना। तो यही एक यूनिटी की बात बताता है जिसमें कि हमारे देश के लोगों का यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम जो एक रहा करते थे पहले, वो भी, उनका भी साथ में मतलब ब्लड शेड हुआ था, दो सबको खून में मार दिया गया था, ठीक है ना। चलिए another question number 5. Choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connecting to each other? अब क्या कहना चाहता है कि भाई कुछ, जैसे चूज़ अनदर रीजन, मतलब अनदर रीजन मतलब कि आप अपनी तरफ से कोई जगह ले लीजिए। जैसे कि आपने ले लिया, मान लीजिए फ्रेंड्स, राजस्थान, ठीक है, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग राजस्थान से भी बिलोंग करते हो, तो मैंने वैसे ही ले लिया, राजस्थान ले लिया, और मान लीजिए तमिलनाडु ले लिया। राजस्थान तो हो गया आपका नॉर्थ में ले लिया मैंने, ठीक है ना। तमिलनाडु मैंने साउथ का ले लिया, ठीक है ना। अब वो क्या कहना चाह रहा है, इसी तरीके की सिमिलर स्टडी इस पे करिए और बताइए हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं जैसे आपसे राजस्थान की बात करके चलूँ तो जैसे राजस्थान की बात करके चलूँ तो राजस्थान का क्या हो गया, देखो फ्रेंड्स, राजस्थान एक डेजर्ट कंट्री है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं राजस्थान इज़ अ डेजर्ट कंट्री, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द हमारी बॉर्डर स्टेट्स भी है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया एक। आप इसमें जो राजपूत्स हैं मेनली, वो एक मार्शल रेस है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से लिख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वार
और बाजरा ग्रोन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं। तो ये एक तरीके की हमारी बातें हो गई। अब उसी तरीके से हम लिख लेते हैं तमिलनाडु में। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें डिफरेंस बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको एक बेसिक गाइडेंस मिल जाए। तमिलनाडु जैसे आपको फ्रेंड्स पता ही है, ये सी कोस्ट के पास है हमारा, ठीक है ना। तो सी कोस्ट के पास है तो यहाँ पर क्या होता होगा, मतलब भाई रेनफॉल ज़्यादा होती है। जैसे राजस्थान में है रेनफॉल कम होती है, तमिलनाडु वगैरह में रेनफॉल हो जाती है। जब सी के पास है तो फिशिंग यहाँ पर होगी, फिशिंग मतलब मछली पालन वगैरह जो करते हैं, ठीक है ना। और तो इसी तरीके से यही हमारी चीज़ें हमारा डिफरेंस बन जाती हैं, ठीक है ना। और तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा ये बेसिकली चैप्टर 6 का जो फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब आपको अगर चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स का, मैं आपके सॉल्यूशंस का बिल्कुल सॉल्यूशन लाऊंगा कोई ना कोई तरीके से, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से आप शेयर करिएगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो ये नॉलेज है वो आपकी शेयर करने से ही इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आए, बट अगर आपने किसी के साथ इस वीडियो को शेयर किया, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब मैंने दिया, तो उसका बेनिफिट आप सबको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि हमारा है आपका डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। कि ये जो डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है, उसका कोई क्या उसमें भेदभाव वगैरह होता है या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।